हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ये बनते हैं, आपको बताता हूँ मैं। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। जब दो बॉन्ड्स मतलब द फोर्स विच लिंक्स द एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। मतलब जब दो एटम्स के मध्य फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आकर बॉन्ड बनाते हैं। तो इसे कहते हैं आप केमिकल्स बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड आर टू टाइप्स, आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है टू टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में आपको विद्युत संयोजक बंध और कोवलेंट बॉन्ड को आप सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं, बंध कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन एटम टू अनदर एटम्स नोन एज आयनिक बॉन्ड। अर्थात जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उनके मध्य एक बॉन्ड बनता है, तो उसे कहते हैं आप आयोनिक बॉन्ड। तो उनके मध्य बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इसमें आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, वायन एक तो होता है, एक तो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे आप डोनेटिंग एटम कहते हैं। अर्थात उसे पॉजिटिव जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उस पर उतना ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन का वो, इसलिए मैंने पहले बताया आपको कि वैन मेटल जब आप उसको क्रिया करते हैं, जैसे एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और ये कारण सारा है कि हर कोई एटम ये चाहता है कि जब बॉन्ड बनते हैं तो ये चाहते हैं कि हम इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे प्राप्त करें। इसके लिए क्या है इनर्ट का कॉन्फ़िगरेशन का, कि हर एटम ये चाहता है कि मेरी आउटर मोस्ट क्लास में सबसे बाहर वाली जो क्लास होती है एटम से, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अर्थात ऑक्टेट ला का चाहते हैं कि ऑक्टेट ला का मतलब जिसके बाह्य कक्षा में ऑर्डर क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इनर्ट गैस होती है, क्योंकि इनर्ट गैस की ऑर्डर क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे किससे रिएक्शन करते हैं, नहीं करते हैं। तो हर इसे कहते हैं ऑक्टेट ला। तो हर एटम ये चाहता है कि जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं है या ज्यादा है या कम है, तो वो हमेशा ऑक्टेट नियम का फॉलो करता है, कि वो चाहता है कि मेरी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट लॉ फॉलो करे। तो इसके लिए वो डोनेट करता है या वो ग्रहण करता है, देता है या लेता है, ट्रांसफर करता है या वो लेता है। तो जैसे आयनिक बॉन्ड में यदि मैं जैसे सोडियम को देखो जाए, सोडियम के बारे में बताऊं, यदि सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1 तो 281 होता है। इसके आउटर मोस्ट क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेता है और या ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तब भी इसका पीछे वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या काम करता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट कर दे तो ये सोडियम आयन बन जाएगा, तो आयन बन जाते हैं। तो और ये सब जो सारी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो बिहेवियर होता है वो सब मेटल्स का होता है। तो वैन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, और लेने का काम जो होता है वो नॉन मेटल का होता है। तो मेटल्स जब नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल की ओर। तो नॉन मेटल के साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, और आपके मेटल जो हैं डोनेट करते हैं। तो बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन मेटल जो है आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उन पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे लॉस करेंगे तो 2, ऐसी 3 आप इस प्रकार पॉजिटिव चार्ज करेंगे। और जो नॉन मेटल है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनते हैं उनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनेंगे वो हमेशा ऑपोजिटली होते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तब ये आयनिक बॉन्ड बनता है। जिस प्रकार में यदि मैं आपको बताऊं सोडियम क्लोराइड के उसमें, तो क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड हम क्लोरीन से
रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तब आप सोडियम क्लोराइड बनता है। तो देखें जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 281 होता है। तो उसकी आउटरमोस्ट क्लास में आपको ऊपर बताया कि एक इलेक्ट्रॉन होता है फालतू, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस कर देता है अपनी आउटर क्लास से, और इनर्ट गैस 28 रह जाएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे तो डोनेट कर देंगे तो उनकी आउटर मोस्ट क्लास में 8 हो जाएगा, तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा इन्हें, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होएगा और सोडियम आयंस बनाएंगे। आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब देखिए जैसे सोडियम एटम जो एक जिसकी आउटर मोस्ट क्लास में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम आयन बनाते हैं। तो Na++ एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लॉस कर दिया है। तो इसी प्रकार क्लोरीन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन देखें जाए तो 287 होता है, 287 होता है। तो उसकी आउटर मोस्ट क्लास में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसे आउटर मोस्ट जो सेल है जो उसमें, उसको आवश्यकता होती है एक इलेक्ट्रॉन की, क्या, गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की, जिससे कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन किस ले लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्लोराइड आयन में बदल जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर तो उसकी पूरी कक्षाएं भर जाएंगी, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब वैन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, जब ये सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम से क्लोरीन रिएक्ट करता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम पर प्लस चार्ज तो सोडियम आयन बदल गया, इस पर निगेटिव चार्ज तो क्लोराइड आयन हो गया। तो इनके मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इनके मध्य लग जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आयनिक बॉन्ड के हैं, उसमें आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ऐसे बहुत सारे, यदि मैं मैग्नीशियम की आपको बताऊं, यदि आप मैग्नीशियम की देखें तो मैग्नीशियम की बाह्य कक्षा में मैग्नीशियम की जैसे 12 होते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट क्लास 282 होते हैं, 282 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा और मैग्नीशियम आयन बना देगा आपका 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऐसे ही क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की 17 होता है, तो 17 होता है तो 287 होता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इसलिए आपको क्लोरीन के जो क्लोरीन है उसके 2 एटम जो है लेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को प्राप्त होकर, तो ये भी 288 इनर्ट गैस का प्राप्त कर लेगा। और ये दोनों आपस में मिलकर, दोनों के मध्य जब ये आपस में पास आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीशियम, और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस प्रकार इनके मध्य 2 बन जाएगा बॉन्ड। तो इस प्रकार ये मैग्नीशियम क्लोराइड का कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, बंद कर ले। तो मैंने अब मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताता हूं। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन के मध्य शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 एटमों के मध्य शेयरिंग होती है, तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और एक इसकी जब पहचान है कि हमेशा जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल नॉन मेटल के मध्य बनता है, जबकि कोवलेंट जो बॉन्ड बनता है वो 2 नॉन मेटल एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। तो द कोवलेंट बॉन्ड व्हेनेवर ए नॉन मेटल्स कंबाइन विद अनदर नॉन मेटल्स शेयरिंग ए इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन देयर एटम्स, सो कोवलेंट बॉन्ड्स कैन बी आल्सो फॉर्म्ड बिटवीन ए 2 नॉन मेटल्स एटम्स। मैंने यही बताया आपको कि 2 नॉन मेटल्स के मध्य बनता है। तो इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के आधार पर ही हम कोवलेंट बॉन्ड को टाइप्स में बांट सकते हैं। 3 टाइप्स में है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसे सिंगल
कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आपस में तो उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कब होता है? जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आपस में। तो सबसे पहले मैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताता हूं। तो सिंगल कोवलेंट, ए सिंगल बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन। वन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उनके मध्य सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आई समझे? तो ये आपकी बन गई कि जब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तो आप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 में कैसे होता है? तो हाइड्रोजन की भी आउटर क्लास में एक ही क्लास है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों आपस में शेयर करके उनकी आउटर मोस्ट क्लास जो है पूर्ण भर जाती है, दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं दोनों में। तो इन दोनों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और H2 मॉलिक्यूल बनता है। इसी प्रकार मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन की बताता हूं। जब दो क्लोरीन एटम, दोनों की क्लोरीन का यदि आप एटॉमिक, मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, इसका भी 287। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ये इनका पूरा 8 हो जाएगा। जैसे आपके 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ हो गई, तो अब सारे 8 इसके लिए भी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। अर्थात आउटरमोस्ट जो क्लास है, आउटरमोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अर्थात इनर्ट गैस ही वो हो गया आपका, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया। बाहर आउटरमोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और इस प्रकार क्लोरीन के मध्य जो है आपके बिटवीन क्लोरीन Cl2 बन जाता है, मॉलिक्यूल बनता है। इसी प्रकार फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के मध्य जो बनता है, जैसे हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट क्लास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आप देखो 287 बाई आउटर क्लास में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग होती है, तो इनके मध्य भी आपको एक बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड बनता है। तो दोनों नॉन मेटल है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही बहुत सारे आप सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अब मैं आपको डबल बॉन्ड के बारे में बताता हूं। देखिए, अब डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताता हूं। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम्स के मध्य दो इलेक्ट्रॉन की अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन की शेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं, तो उनके मध्य डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक दो शॉर्ट लाइन से, डबल लाइन से उनके मध्य लिख देते हैं। तो इस पर याद करते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जब ऑक्सीजन की यदि हम एटॉमिक नंबर देखें तो 8 होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। तो इसी प्रकार जब मॉलिक्यूल आते हैं तो इनकी आउटर क्लास में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग करेंगे और इनकी जो शेयरिंग है 2 इलेक्ट्रॉन होकर आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे। तो इनके मध्य 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी प्रकार फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन के आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका 6 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 एटॉमिक नंबर में, तो आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन की 6 होते हैं। तो कार्बन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ दो पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वे ऑक्सीजन के साथ दो मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है। उनके मध्य हमेशा डबल बॉन्ड बनते हैं। एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी प्रकार हम आपको बताते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। जब 2 एटम्स के मध्य हम 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो उनके मध्य उसके मध्य जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल तीन छोटी छोटी लाइनों के बीच में 3 छोटी लाइन शॉर्ट लाइन खींच देते हैं 2 एटम के मध्य। जैसे नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक यदि देखें एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, तो 2 और 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता
बनता है, अर्थात आउटर मोस्ट क्लास में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए। ऐसे दूसरे उस पर आपने क्रॉस निशान से दोनों एटम को आप दोनों एक समय सेम चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या को, या अलग अलग दिखाने के उसमें भी अलग अलग दिखाते हैं। मैंने एक में क्रॉस लिया गया है, एक में डॉट लिए गए हैं, तो इसे डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यदि कहीं आपको आ गया कि इलेक्ट्रॉन की डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो इलेक्ट्रॉन की जो आपके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इन स्ट्रक्चर को यदि दिखाएं तो आप इनको डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। तो दो नाइट्रोजन के एटम के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, अर्थात नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है जिनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस प्रकार आपको मैं डबल बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की बताई, दोनों में अब डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। अब डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताता हूं। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, जब दो एटम्स के मध्य दो इलेक्ट्रॉन की अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन की शेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं, तो उनके मध्य डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक दो शॉर्ट लाइन से, डबल लाइन से उनके मध्य लिख देते हैं। तो इस पर याद करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जब ऑक्सीजन की यदि हम एटॉमिक नंबर देखें तो 8 होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। तो इसी प्रकार जब मॉलिक्यूल आते हैं तो इनकी आउटर क्लास में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग करेंगे, और इनकी जो शेयरिंग है 2 इलेक्ट्रॉन होकर आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे। तो इनके मध्य 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी प्रकार फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 एटॉमिक नंबर में, तो आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन की 6 होते हैं। तो कार्बन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ दो पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, वे ऑक्सीजन के साथ दो मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है। उनके मध्य हमेशा डबल बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी प्रकार हम आपको बताते हैं ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। जब 2 एटम्स के मध्य हम 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, तो उनके मध्य उसके मध्य जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल तीन छोटी छोटी लाइनों के बीच में 3 छोटी लाइन शॉर्ट लाइन खींच देते हैं 2 एटम के मध्य। जैसे नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक यदि देखें एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, तो 2 और 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात आउटर मोस्ट क्लास में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए। ऐसे दूसरे उस पर आपने क्रॉस निशान से दोनों एटम को आप दोनों एक समय सेम चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या को, या अलग अलग दिखाने के उसमें भी अलग अलग दिखाते हैं। मैंने एक में क्रॉस लिया गया है, एक में डॉट लिए गए हैं, तो इसे डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यदि कहीं आपको आ गया कि इलेक्ट्रॉन की डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो इलेक्ट्रॉन की जो आपके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इन स्ट्रक्चर को यदि दिखाएं तो आप इनको डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। तो 2 नाइट्रोजन के एटम के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, अर्थात नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है जिनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस प्रकार आपको मैं डबल बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की बताई, दोनों में अब डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। अब यह मैं डिफरेंस बताता हूं आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड में होते हैं जिसमें दो मतलब मेटल और नॉन मेटल के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उनके मध्य जो बॉन्ड बनते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड जो बिटवीन होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड के मेटल नॉन मेटल एटम होता है, मिलकर बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटल नॉन मेटल। इसी प्रकार कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वे नॉन मेटल्स के मध्य ही बनते हैं। तो इसी प्रकार
आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमेशा जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वे सब सॉलिड होते हैं, हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड्स जो आर वे लिक्विड भी होते हैं, कुछ हैं वह जो सॉलिड में मिलते हैं और अन्यथा गैस होती है ज़्यादातर जो है कोवलेंट बॉन्ड में। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ, आयनिक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब उसे पानी में उसका एक्वस सोल्यूशन बना देंगे, जब वाटर में आप सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तो आप उसमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में जो पानी में घोलने पर, उसमें डिजोल्व करने पर पहले तो वे घुलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी यदि घुल जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक पास नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार दे आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर बट यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर। मैंने पहले ही कहा था कि ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। और इससे अगला यदि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका एथाइल अल्कोहल जैसे C2H5 है, OH है, ऐसा ही आपका ईथर है ना, और बेंजीन है, इनमें इनके सॉल्यूशन में हमेशा ये इनसोल्यूबल होते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें जो है सोल्यूबल होते हैं। इसी प्रकार दे इनका जो आयनिक कंपाउंड ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आपस में इतना स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि बॉन्ड इन बॉन्ड टूटने में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में इनमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस प्रकार हम डिफरेंस कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स में। अब मैं आपको बताता हूं मेटल्स जो पाए जाते हैं वे कहाँ, मेटल्स की प्राप्ति, ऑक्योरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल जो है सबसे ज्यादा जो मात्रा है जो अर्थ में होती है, इनकी बहुत ज्यादा मात्रा। मेन एंड मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स ओर्स एंड सब मेटल्स। तो मेटल्स जो होते हैं या तो मिनरल्स के रूप में पाए जाएंगे अर्थ में, या ओर्स के रूप में, या सब मेटल्स के रूप में ही पाए जाते हैं अर्थ में। और सभी जो मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स विच प्लेस्ड ओवर कॉपर, जो कॉपर से ऊपर हैं, जो सारे कॉपर से ऊपर हैं इन दी रिएक्टिव सीरीज में, तो वे सब नेचर में जो पाए जाते हैं कंपाउंड के रूप में पाए जाएंगे, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए ये कंपाउंड में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल जो नेचुरल रूप से जो मेटल्स कंपाउंड के रूप में अर्थ में पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। ऐसे और मिनरल्स जो मेटल्स के रूप में पाए जाते हैं, और मिनरल्स जो मेटल्स के रूप में जो एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, उन्हें ओर्स कहते हैं। और ऑल दी ओर्स इज मिनरल, सभी ओर्स मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते। सभी ओर्स, ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल दी मिनरल्स आर नॉट ओर्स। में जो कुछ मेटल्स हैं आपके हैं, जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मरकरी, आयरन, कॉपर, ये मेटल्स हैं और इनके ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम रॉक्स साल्ट के रूप में पाया जाता है, जिसका कंपाउंड जो ओर्स है वो है सोडियम क्लोराइड, फार्मूला NaCl है। इसी प्रकार एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, इसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे मैग्नीज का प्रोडोसाइड्स है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड दिया गया है ना, इसका फार्मूला। जिंक जो है कैलेमाइन है, कैलेमाइन से प्राप्त किया था और जिंक ब्लेंड से प्राप्त किया था। कैलेमाइन को कहते हैं जिंक कार्बोनेट, ऐसे ही जो जिंक ब्लेंड है उन्हें जिंक सल्फाइड फार्मूला होता है। ऐसे मरकरी सिनेबार से प्राप्त होती है, जिसका फार्मूला है HgS, मर्क्यूरस सेकंड जो है वो सल्फाइड है। ऐसे ही आयरन, आयरन का और है वो है हेमेटाइट, जिसमें इसे आयरन ऑक्साइड्स कहते हैं। ऐसे ही कॉपर जो होता है वो क्यूपराइट से और कॉपर ग्लांस से प्राप्त होता है। कॉपर पाइराइट का यदि फार्मूला देखा जाए तो वो कॉपर CuO होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है CuO, Cu2O होता है। ऐसे ही आपका कॉपर ग्लांस का होता है, कॉपर सल्फाइड है, ये आपका Cu2S, Cus, ओके, CuO। अब जो मिनरल्स हम और ओर्स के बारे में बताओ, उनके आपके जो फार्मूले बताए, जो उनके बॉक्साइट के, इनके, तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम उसे माइन में निकाल के जो ओर्स आता है ग्राउंड से, उसे प्योर मेटल में कैसे बदलते हैं, इसकी विधि को इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। अर्थात
जमीन से जो मिट्टी में पाए जाते हैं और उनको बाहर निकालकर उन्हें शुद्ध प्योर में जो मेटल में बदलना ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। ये है आपकी मेटलर्जी। मेटलर्जी कहते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रोसेस होती हैं प्योर करने के लिए ओर्स को, और से जो प्योर उसमें आपको रिफाइनिंग भी करनी पड़ती है, अन्य भी क्रिया जो है फंक्शन करने की रिएक्शन करनी पड़ती है। तो इसे कहते हैं मेटलर्जी। इसमें कोई सिंगल प्रोसेस आप एक्शन मेटल में नहीं होती। तो इसी प्रकार ये 3 मेजर स्टेप में होती है हमेशा। एक तो होती है, सबसे पहले आप करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर कन्वर्जिंग ऑफ कंसंट्रेटेड इनटू ए मेटल, फिर आप जो कंसंट्रेटेड जो मेटल हुआ उसको मेटल में कैसे पढ़ते हैं, फिर उसकी रिफाइनिंग कैसे करते हैं इम्प्योर मेटल्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है। मतलब ये कंसंट्रेशन मतलब जो आप जमीन से ओर्स लाए हो, उस मिट्टी के साथ बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जैसे इनवांटेड इम्प्योरिटी, जैसे सैंड, रॉकी मटेरियल्स, लाइम स्टोन, मिका परजेंट, बहुत सारी परजेंट होती है उसमें। इसे हम गैंगी कहते हैं। इसका हम कंसंट्रेशन करते हैं किसी बड़े टैंक में लेकर, पानी लेकर, उसमें कुछ अन्य फेन प्लावन है ना मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। अन्य बहुत सारी मेथड्स हैं इसी कंसंट्रेशन करने के लिए। उससे जो आप मटेरियल जो आप मेटल प्राप्त हो रहेंगे उसे आप कंसंट्रेटेड मेटल्स कहते हैं। अर्थात सबसे पहले तो मेटल जब आप कंसंट्रेटेड कर लोगे तो 3 प्रकार के आप मेटल हो सकते हैं। एक तो सबसे हाईली जो रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, या हाईली कंसंट्रेटेड जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनका तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ही उनको पहले आपके जो कंसंट्रेटेड हो हैं उन्हें आप मल्ट करोगे और फिर उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, उसमें करंट भेजकर मतलब पास करके आप उसे प्योर मेटल में चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार जो मीडियन वाले हैं कंसंट्रेटेड ऑफ मीडिएटिव रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, जैसे जिंक है, आपका आयरन है, लेड है, कॉपर है, इनको आप जो प्योर मेटल में बदलना है तो उनकी 2 विधि होती है। इनके जो आपके कंपाउंड होते हैं वे या तो कार्बोनेट ओर्स के रूप में पाए जाते हैं या सल्फाइड ओर के रूप में पाए जाते हैं। यदि कार्बोनेट ओर के रूप में जैसे जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है तो उसका कैल्सिनेशन किया जाता है, और जिसका जो सल्फाइड के रूप में जैसे जिंक सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा और तो उसे हम उसका रोस्टिंग करेंगे। आप उसकी रोस्टिंग करते हैं और दोनों से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से पश्चात वो मेटल्स ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसका रिडक्शन करके कार्बन डालकर सिलिका डालकर उसका रिडक्शन करेंगे और इम्प्योर मेटल हमें प्राप्त होता है, जिसका रिफाइनिंग करने पर हमें प्योर मेटल प्राप्त होगा। और जो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे उसमें AHG है, AG है, जो कॉपर से नीचे है, मरकरी है, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको आप जब करोगे तो सबसे पहले क्योंकि उनमें पाया जाता है सल्फाइड ओर्स, तो उनका आप क्योंकि सल्फाइड के रूप में पाया जाता है उन्हें रोस्टिंग करेंगे आप, फिर जो आपको इम्प्योर मेटल प्राप्त होगा उसे आप रिफाइनिंग द्वारा प्योर रिफाइनिंग करोगे। आप इसका रिफाइनिंग करोगे और रिफाइनिंग करके साफ करके आप उसे प्योर मेटल में चेंज कर दोगे। अब मैं कैल्सिनेशन के बारे में बताता हूँ। कैल्सिनेशन जो कंसंट्रेटेड से जो मेटल है उन्हें आप प्योर मेटल में कैसे बदलते हैं, तो उसमें उनके जो ओर्स हैं उन्हें सबसे पहले कैल्सिनेशन क्या होता है। उसमें कैल्सिनेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, अब्सेंस होती है। मतलब अब्सेंस में, एयर की अब्सेंस में आप उनको मेटल्स जो ओर है उसको हीटेड करते हैं तो मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा। जैसे जिंक कार्बोनेट है, अर्थात में सभी उनमें कैल्सिनेशन किया जाता है, जो मैंने पहले बताया था कि जिंक जो और जो है कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे, उनका कैल्सिनेशन होता है। तो कैल्सिनेशन के फलस्वरूप जो एयर के अब्सेंट में ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो यह जो रिएक्शन है, यह अभिक्रिया जो है आपकी कैल्सिनेशन कहलाती है। और कैल्सिनेशन जो है वो जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में बदल देता है। ऐसे जितने भी कार्बोनेट हैं ओर्स के
वे सब जिंक ऑक्साइड बदल जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको रोस्टिंग के बारे में बताता हूँ। रोस्टिंग क्या होती है? तो यह वह क्रिया होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। वह जो क्रिया होती है, जैसे आपका जिंक ब्लेंड है जिसमें जिंक सल्फाइड है, जिसमें जो और से सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, उनका ऑक्सीड आपको उनकी रोस्टिंग कराई जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ये, तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो दोनों विधि से, दोनों मेथड से आप जिंक ऑक्साइड में बदल देते हैं, जिंक कार्बोनेट से या जिंक सल्फाइड से, जिनके कैल्सिनेशन और जो रोस्टिंग है वो जिंक मेटल्स को और उसको आप ऑक्साइड में चेंज करते हैं। और इसी प्रकार फिर उसका जैसे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुई फिर उनका रिडक्शन करते हैं, जैसे उसमें आप कोक डाल देंगे, कार्बन डाल देंगे और जो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जैसे जिंक ऑक्साइड में आप कार्बन डाल देंगे तो जिंक अलग प्राप्त होगा, सॉलिड रूप में प्राप्त होगा जिंक मेटल, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। इस प्रकार हमें जिंक इंप्योरिटी निकल जाएगा, जिसका रिफाइनिंग करके हम प्योर मेटल्स प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार हम मरकरी का भी देखा जाए, सिनेबार से आप मरकरी कैसे एक्सट्रैक्शन करोगे, तो मरकरी सल्फाइड होता है, तो जो क्योंकि मरकरी जो सिनेबार होता है वो मरकरी सल्फाइड कहलाता है, तो उसका रोस्टिंग होता है, क्योंकि सल्फाइड होता है इसमें, तो उसका रोस्टिंग होगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मरकरी ऑक्साइड में बदल जाएगा, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। जिसको यदि सेकेंड स्टेप देखा जाए, फर्स्ट स्टेप में तो रोस्टिंग होगी और फिर उसका आपका जैसे मैंने बताया था, उसका ऑक्साइड को वो उसका हीटिंग कर दें, उसमें आपको उसकी रिडक्शन नहीं करना पड़ेगा, उसको हीटिंग करना पड़ेगा, तो आपको प्योर आपको मरकरी प्राप्त होगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। और